नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने मलेरिया पर नया संकल्प अंगीकृत किया और विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस की घोषणा की। भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री की बैठक संपन्न हुई। बच्चों में कोविड महामारी के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकार कंपनियों के चिंता जताने के बाद बैटरियों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन नियमों में छूट दे सकती है। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक संपन्न हुई। अब खबरें विस्तार से। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने मलेरिया पर नया संकल्प अंगीकृत किया है और विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस की घोषणा की। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी संक्रमणों का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे आम है। इन रोगों में तपेदिक यानी टीबी, एचआईवी एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में सामान्य तौर पर अनुसंधान और उपचार के लिए काफी कम निधि आवंटित होती है। विश्व एनटीडी दिवस के रूप में 30 जनवरी को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये टॉपिक पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और स्पेशली ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रथम विश्व एनटीडी दिवस वर्ष 2020 में अनौपचारिक रूप से मनाया गया था। जनवरी 2021 में नया एनटीडी रोड मैप जारी किया गया। आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होने वाला मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में संचारित होता है। इस रोग से वार्षिक रूप से 4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने के लिए संकल्प का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और जाम्बिया द्वारा किया जा रहा है, जबकि अन्य देश सह प्रायोजक हैं। हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 के तहत वैश्विक लक्ष्य हैं। इनमें शामिल है मलेरिया के मामलों की घटनाओं और मलेरिया मृत्यु दर को कम से कम 90% तक कम करना, कम से कम 35 देशों में मलेरिया का उन्मूलन करना और मलेरिया मुक्त सभी देशों में मलेरिया के पुनरुत्थान को रोकना। आइए अब आपको बताते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य निर्णय लेने वाला शासी निकाय है, जिसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। अगली खबर विदेश नीति से संबंधित है। भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री की बैठक संपन्न हुई। वैक्सीन सहयोग, क्वाड और हिंद प्रशांत जैसे पारस्परिक चिंताओं के मुद्दों सहित अन्य सरोकारों पर भी चर्चा की गई। अफगानिस्तान में शांति और चीनी विस्तार जैसे साझा हितों और पारस्परिक चिंताओं ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक मंच पर एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध वर्ष 2020 में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक विकसित हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत अमेरिका का प्रमुख रक्षा भागीदार यानी एमडीपी मेजर डिफेंस पार्टनर है। वर्ष 2018 में स्थापित 2+2 संवाद दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है। 2+2 संवाद रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तर की वार्ता होती है। ये विदेश नीति, रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के दृष्टिकोणों को एक साथ लाता है। दोनों देशों ने 3 आधारभूत समझौतों के माध्यम से अपने सैन्य सहयोग का विस्तार किया है, जिन पर अमेरिका ने अपने रक्षा भागीदारों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी लिमोआ 2016 के तहत दोनों देशों की सेनाओं को आपूर्ति और मरम्मत के लिए एक दूसरे की सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोमकासा 2018 दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को हाई एंड प्रौद्योगिकी की बिक्री का प्रावधान करता है। वहीं भूस्थानिक आसूचना के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी बेका 2020 दोनों देशों के बीच हाई एंड सैन्य तकनीकी, लॉजिस्टिक्स और भूस्थानिक मानचित्र को साझा करने का प्रावधान करता है।
अगली खबर कोविड संबंधी है। बच्चों में कोविड महामारी के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों की मौद्रिक सहायता को अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। इस अंतरण से बच्चों के पोषण स्तर की रक्षा करने, उनकी प्रतिरक्षा की सुरक्षा करने में सहायता की जा सकेगी। ये सहायता राशि मध्याह्न भोजन योजना के खाना पकाने की लागत घटक के समान है। ये सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अलावा है। इस बीच उच्च न्यायालय ने देश भर के जिला अधिकारियों को कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ, परित्यक्त और पीड़ित हुए बच्चों की तुरंत पहचान करने का आदेश दिया है, जो सड़कों पर भोजन के बिना भूखमरी से मर रहे थे। साथ ही उन्हें भोजन, आश्रय और वस्त्र जैसी मौलिक आवश्यकताएं प्रदान करने का भी आदेश दिया है। केरल सरकार बच्चों को उनकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक 2000 रुपए का मासिक वजीफा प्रदान करेगी। साथ ही डिग्री स्तर तक उनकी शिक्षा का व्यय भी वहन करने के लिए निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वर्ष 2021 में कोविड-19 के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में मई और जून के लिए इसे दोबारा प्रारंभ किया गया था। ये उन प्रवासियों और निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आरंभ की गई थी, जिन्हें कोविड और लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान की वजह से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति माह 1 किलो मुफ्त दाल के अलावा 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल दिए जाते हैं। ये अतिरिक्त आवंटन प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज की मौजूदा मासिक पात्रता के अलावा है। अगली खबर पीएलआई योजना से। सरकार कंपनियों के चिंता जताने के बाद बैटरियों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन नियमों में छूट प्रदान कर सकती है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना की अंतर्निहित रणनीति भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रस्तुत करना है। ये प्रोत्साहन विशेष रूप से सनराइज यानी नवोदित और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और आयात बिलों को कम करने, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और घरेलू क्षमता व निर्यात को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पीएलआई योजनाओं के तहत 13 प्रमुख क्षेत्रों में मोबाइल निर्माण, सक्रिय औषध सामग्री, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण, ऑटोमोबाइल, औषध दवाएं आदि शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं पीएलआई योजना से संबंधित मुद्दे। योजना के तहत पात्रता मानदंड में निर्धारित पेनल्टी क्लॉज और 5 गीगावाट प्रति घंटे की न्यूनतम बोली आकार के बारे में आशंकाएं हैं। इसके अलावा 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन 60% तक सुनिश्चित करना। इसने सनराइज उद्योग विनिर्माताओं के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियों जैसे घरेलू फर्मों की उपस्थिति, अत्याधुनिक तकनीक आदि का समाधान नहीं किया है। इसे एक एकीकृत दृष्टिकोण द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित होने की आवश्यकता है, जहां ये संपूर्ण विनिर्माण पारितंत्र के साथ साम्यता स्थापित कर सके। माल एवं सेवा कर परिषद की 43वीं बैठक संपन्न हुई। इसकी प्रमुख अनुशंसाएं कोविड-19 राहत उपायों, ब्लैक फंगस दवाओं और जहाज व पोतों से संबद्ध उपायों से संबंधित हैं। इसके अलावा व्यापार सुविधा के लिए उपायों के रूप में भी संस्तुतियां इस बैठक में की गई हैं। छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क कम करने वाली आम माफी योजना इसमें लाई गई है। इसके अलावा छोटे करदाताओं के लिए भविष्य की देनदारियों पर लागू होने वाले विलंब शुल्क का युक्तिकरण किया गया है। वार्षिक रिटर्न फॉर्म का सरलीकरण किया जाएगा। सरकार सीजीएसटी नियमों में संशोधन करेगी और छोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग वैकल्पिक बनी रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। ये संघ और राज्य सरकार को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री एवं सभी राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की बैठकों में इसके सदस्यों की कुल संख्या का अर्धांश यानी आधा गणपूर्ति का गठन करेगा। बैठक में प्रत्येक निर्णय 75% बहुमत से लिया जाता है, जिसमें केंद्र द्वारा डाले गए मतों का कुल भारांश 1/3 और राज्यों के मतों का भारांश 2/3 होगा।
आइए नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B। उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज हत्या में आईपीसी की धारा 304B का दायरा बढ़ाया गया है। धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु वो है जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा उसकी मृत्यु होती है, और ये दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु के लिए कारण समझा जाएगा। भारत में दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। डंपिंग रोधी यानी एंटी डंपिंग। वित्त मंत्रालय ने चीन से अक्रिय गैस R134A के आयात पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। R134A को टेट्राफ्लोरोएथिन भी कहा जाता है। ये एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। इसे मुख्य तौर पर घरेलू प्रशीतन और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के लिए उच्च ताप प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये शुल्क विदेशों में निर्मित ऐसी वस्तुओं के आयात पर आरोपित किया जाता है जिनकी कीमत घरेलू बाजार में उसी समान वस्तु के उचित बाजार मूल्य से कम रखी जाती है। DPIIT डेटा के मुताबिक अमेरिका वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में 13.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। इसी के साथ इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरिशस को प्रतिस्थापित किया है। सिंगापुर लगातार तीसरे वित्तीय वर्ष में 17.41 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ देश में FDI का शीर्ष स्रोत बना हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी और पुनर्निवेशित आय और पूंजी सहित कुल FDI वित्त वर्ष 2019-20 में 74.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10% बढ़कर 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हेपेटाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस निदान और उपचार तक पहुंच अभी भी सीमित है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन से संबंधित एक रोग है जो सामान्य तौर पर वायरल संक्रमण की वजह से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण भी हैं, जैसे दवाओं, औषधियों, विषाक्त पदार्थों और शराब के साइड इफेक्ट्स की वजह से। वैज्ञानिकों ने 5 विशिष्ट हेपेटाइटिस वायरस की पहचान की है, जिनकी पहचान अक्षर A, B, C, D और E है। अभी तक हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है। आइसोथर्मल फोर्जिंग सुपर मिश्र धातुओं पर कार्य करने के लिए एक ऊष्मायुक्त कार्यशील प्रक्रिया है जिनमें कम फोर्जिंग क्षमता होती है। यहाँ वर्कपीस को पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अधिकतम तापमान पर बनाए रखा जाता है। इस तकनीकी सफलता में जटिल टाइटेनियम और निकल आधारित मिश्र धातु का निर्माण शामिल है। ये मिश्र धातु 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहन कर सकती है। ये प्रौद्योगिकी भारत में जेट इंजनों को विकसित करने में मदद करेगी, जिससे लड़ाकू विमानों को शक्ति प्राप्त हो सकेगी। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था और उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। वे एक महान नेता, वकील और लेखक थे। उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तथा हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन का निर्माण किया था। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक छात्र की सह स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम में कानून का अध्ययन करते हुए इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी संस्थाओं से भी जुड़े थे। वीर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इनसाइड द एनिमी कैंप आदि कृतियों की रचना की थी। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। नामीबिया। हाल ही में जर्मनी ने 1 सदी से भी अधिक समय पहले नामीबिया में हेरेरो और नामा आदिवासियों के नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी है और आधिकारिक तौर पर पहली बार सामूहिक हत्याओं को नरसंहार के रूप में वर्णित किया। साथ ही जर्मनी ने नामीबिया में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं के लिए $1.3 बिलियन का वित्त पोषण करने पर सहमति व्यक्त की है। डोमिनिका की एक अदालत ने अगले आदेश तक
भगोड़े भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को कैरिबियाई द्वीप देश से निर्वासित करने से अधिकारियों को रोक दिया है। मेहुल चोकसी को डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।